अंगीकार करने की संविधान जिस दिन उन्होंने बना करके तैयार किया था और उसकी ड्राफ्ट कॉपी सौंपी थी देश को 26 नवंबर 1949 को, उस तिथि को भारत के अंदर संविधान दिवस मनाने का कार्य यह 2015 में 26 नवंबर 2015 से प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह कार्यक्रम लागू कराया और जिसमें प्रतिवर्ष 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने का काम ये मोदी जी के कारण हो पाया। तो इन्होंने कितना दुष्प्रचार किया था उस समय, और आज जब सच्चाई सामने आई देश के लोगों ने कि नहीं ये तो कांग्रेस का दुष्प्रचार था और विदेशी पैसे किस रूप में इन्वॉल्व हुए थे, तो आज देश की जनता फिर से अब इनको सबक सिखा रही है। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली, अभी ये 3 चुनाव में परिणाम सामने आए और यूपी में भी 10 उपचुनाव हुए थे। 10 में से 8 भारतीय जनता पार्टी जीती थी और ये सभी, चाहे वो मिल्कीपुर हो, कटहरी रही हो, कुंदरकी रही हो, ये सभी समाजवादी पार्टी की सीट्स थी और वहाँ से बीजेपी उनको बहुत थम्बिंग मेजोरिटी से जीती है। कुंदरकी में हमारा प्रत्याशी जीता है 1,45,000 से, कटहरी में हम जीते हैं 38,000 से और अभी मिल्कीपुर में हमारा प्रत्याशी जीता है 62,000 वोट से। तो ये चीज़ें दिखती हैं कि जनता जनार्दन झूठ को बहुत दिनों तक बर्दाश्त नहीं करती। पर यह भी कहा जाता है कि उम्मीदवारों का जो चयन हुआ था 2024 में और फिर अब जो बाई इलेक्शंस हुए थे उसमें भी फर्क आया था। देखिए उस समय कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का दुष्प्रचार ज़्यादा वो था और उन लोगों ने हर एक प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग किया था। लेकिन जब कैंडिडेट लिस्ट होता है और सभी की सहमति से आगे बढ़ता है। एक और बात चली थी उस वक्त कि आरएसएस ने इतना प्रचार नहीं किया 2024 में, लेकिन महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में वो ग्राउंड पर उतरे थे और उन्होंने प्रचार किया था। क्या आरएसएस के साथ कोई मतभेद था उस वक्त? देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत के अंदर एक अभिभावक के रूप में कार्य करने वाला एक ऐसा स्वयंसेवी संगठन है जो दुनिया के अंदर किसी देश में नहीं है और दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेता है, अपने केवल सामाजिक कार्यों के प्रति जन जागरण के अभियान के साथ जुड़ता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक आम जनमानस को उनके मुद्दों के साथ, उनकी मातृभूमि के साथ जोड़ने का काम करता है। राजनीतिक गतिविधियों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। राहुल गांधी हर राज्य में जाके यही कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सभी भारतीयों को एक जैकेट में, एक विचार, एक सोच, एक एजुकेशन, एक किस्म से टू गो फॉरवर्ड इन लाइफ, एक ही रूल है, एक ही एग्जाम्पल है और भारत में ये नहीं चलेगा। भारत में डाइवर्सिटी बहुत है। क्या एक भारत और श्रेष्ठ भारत नहीं बनना चाहिए? तो अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग रास्ते होते हैं। कौन से रास्ते होते हैं उनसे पूछना चाहिए ना। तो क्या कर रहे थे 6 दशक तक? पूछे ना अपने नाना से भी और अपने दादी से भी, अपने पिताश्री से भी, क्यों नहीं पूछा इन्होंने? क्यों नहीं उन्होंने उस समय किया जो काम पिछले 10.5 वर्ष के अंदर मोदी जी ने करके दिखाया है, जिसमें पूरे भारत की स्वीकृति है, पूरा भारत का व्यापक जन समर्थन मोदी जी को प्राप्त हो रहा है। ये काम क्यों नहीं कांग्रेस ने कर लिया? अयोध्या के विवाद को तो हमेशा भी विवादी बने रहने देना चाहते थे। काशी की संकरी गलियों में गांधी जी के नाम पे जिंदगी भर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन 1916 में काशी की संकरी गलियों को लेकर के गांधी जी ने टिप्पणी की थी काशी में, और बहुत कड़ी टिप्पणी की थी। क्यों नहीं उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उस सपने को साकार किया? वो मोदी जी ने ही साकार किया है। क्यों नहीं 3 तलाक की कुप्रथा को कांग्रेस ने समाप्त किया? क्यों नहीं कुंभ के आयोजन को इतनी भव्यता के साथ और दिव्यता के साथ कांग्रेस ने आगे बढ़ाया? क्यों नहीं देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के वर्ल्ड क्लास मॉडल को कांग्रेस देने में क्यों विफल रही है?
एक भारत श्रेष्ठ भारत के ये सभी अवसर हैं। और अयोध्या में आज तो राम मंदिर का निर्माण भी हो गया, एक नई अयोध्या के दर्शन सबको हो रहे हैं, जिस रूप में पूरा अयोध्या के प्रति लोग लालायित दिख रहे हैं। लाखों लोग प्रतिदिन आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। राहुल गांधी तो भारत जोड़ो के लिए निकल पड़े थे, उन्होंने 2 यात्राएं की, तो फिर उनको क्यों आप कह रहे हैं कि वो विभाजनकारी काम करते हैं? देखिए, इनका भारत जोड़ो भारत तोड़ो अभियान का हिस्सा है। ये जहां जाते हैं, दक्षिण में जाएंगे तो उत्तर भारत की निंदा करेंगे, उत्तर में आएंगे तो दक्षिण की निंदा करेंगे, भारत से बाहर जाएंगे तो भारत की निंदा करेंगे। इसलिए इनके आचरण को देश समझ चुका है। लेकिन भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल जैसे कुछ नमूने जरूर रहने चाहिए, जिससे एक रास्ता हमेशा के लिए साफ होता रहे, अच्छा रहता है, बना रहे। आखिर में एक सवाल, आपने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कही उत्तर प्रदेश के लिए, लेकिन पर कैपिटा इनकम अभी भी उस स्तर का नहीं है। तो ये दो जो अलग अलग चीज़ें हैं, इनको आप कैसे एकजुट करेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विजन हम लोगों के सामने रखा था। हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायी नेतृत्व में इस पर कार्य करना प्रारंभ किया। आज हमारी सरकार के 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसमें से 3 वर्ष के दौरान तो कोविड महामारी के साथ जूझते हुए हमारे व्यतीत हुए, लेकिन उस सब के बावजूद डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 8 वर्ष में, अगर जो तथ्य हैं, जो आंकड़े हैं, वह मैं आपके सामने रखता हूं, 1950 से लेकर के या 1947 से लेकर के 2017 तक, इन 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था थी, जीएसडीपी थी, वह 12,75,000 करोड़ की थी। और आज यह अर्थव्यवस्था 27.5 लाख करोड़ को पार कर चुकी है। यानी पिछले 8 वर्ष में, यानी जो 70 वर्षों में जितने हम पहुंचे थे, उससे दुगनी से अधिक हमने सफलता प्राप्त की है 8 वर्ष में। और वह भी तब जब 3 वर्ष कोविड महामारी से जूझते हुए हम लोगों ने कार्य किया है। पर कैपिटा इनकम 1947 से लेकर के 2017 तक कुल पहुंच पाई थी 46,000 तक। आज यह लगभग 1,10,000 तक पहुंची है। मेरा यह मानना है, उत्तर प्रदेश प्रकृति और परमात्मा की कृपा का, असीम कृपा का प्रदेश है। हमारे पास युवा शक्ति है और ये बहुत प्रतिभाशाली युवा है। हमारे पास सबसे अच्छी फर्टाइल लैंड है, सबसे अच्छा जल संसाधन है, देश का सबसे बड़ा एमएसएमई बेस है, हमारे पास सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। पिछले 5 साल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना, युवा को शक्ति को, अपनी युवा शक्ति को, उसको उसके इस स्केल को स्किल में बदलने की कार्रवाई को के साथ बढ़ा करके हमने आगे उसको तैयार किया है।